मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थॉमस होब्स से रिलेटेड है, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जो थॉमस होब्स, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस इसको माना जाता है, क्योंकि थॉमस होब्स हो गया, लॉक और रूसो, ये तीन ऐसे फ़िलोसफ़र हैं जो मैंने हमेशा हर एक लेक्चर में आपको डिस्कस किया है इसके बारे में कि इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेकर के बहुत अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो। तो उनके सेल्फ ओपिनियन भी इतने इंपॉर्टेंस होते हैं हर एक के। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स के बारे में। देखिए थॉमस हॉब्स की जब हम यहाँ पे बायोग्राफी देखते हैं तो इंग्लिश फिलोसफर ये कहे जाते हैं, और इसके साथ साथ ही ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर के फाउंडर भी कहे जाते हैं थॉमस हॉब्स। जब बात करते हैं इनके जन्म की, देखिए थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेल्सबरी नामक स्थान पर सन 1588 में हुआ था, और यही वह वर्ष है जब अरमेडा का युद्ध हुआ था। जब अरमेडा का वहाँ पे युद्ध चल रहा था, तो यही एक मतलब वो काल था, वो पीरियड था जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ। फिर उसके बाद और ब्रिटेन में सर्वत्र भयंकर भय का शासन था। चारों तरफ से जो भय, जो फियर वहाँ पे लोगों के बीच में बना हुआ था, वो जो मतलब होप्स उस समय पे मतलब बहुत छोटे थे उसके दौरान, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसके आसपास युद्ध जैसी सिचुएशन में वो अगर अपने आप को देख ले, फेस कर ले उस चीज़ को, तो वो बेसिकली बहुत ही नॉर्मल सी सिचुएशन है कि बच्चा डरेगा, और बड़े होकर के उसके जो डर बनेगा, बचपन का जो डर बना रहता है वो बड़े होने के बाद भी कभी कभी किसी किसी का नहीं जा पाता है। तो थॉमस होब्स भी उन लोगों में से ही एक थे। जब उनका जन्म हुआ तो आर्मेडा का युद्ध हुआ था, तो उस आर्मेडा के युद्ध के दौरान उनके जीवन पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो फिर ब्रिटेन का वहाँ पे क्या था, भय का साम्राज्य था। तो होब्स का खुद का कथन है कि आर्मेडा में उसकी जननी ने दो जुड़वाओ बच्चों को जन्म दिया, यानी कि वो एक तरीके से अपने साथ ही अपने फियर को भी वहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि एक तो मेरा जन्म हुआ था उस दौरान, और मेरे साथ साथ मेरे भय का, यानी कि उस डर का जन्म हुआ था जो मेरे साथ साथ लाइफ टाइम तक वो बना रहा। तो संभवतः भय के इस साम्राज्य ने उसको डरपोक बना दिया, पूरी तरीके से वो डरपोक बन गया था वहाँ पे। वह एक पादरी का पुत्र था, यानी कि पोप फादर जो चर्च वगैरह में होते हैं, आपने देखे भी होगी वाइट कोट पहने हुए, तो उनको पादरी या पोप बोला जाता है। तो इस नाते उसे बाइबल का गहन अध्ययन था, यानी कि उससे बाइबल जो क्रिश्चियंस की धार्मिक बुक कही जाती है, या यूँ कहे एक तरीके से जीवन जीने की जिसमें कला होती है, तो उसका पूरा का पूरा जो डीप नॉलेज थी वो उसको वहाँ पे थी, क्योंकि मतलब एक तरीके से वो चर्च से रिलेटेड था, ऐसी फैमिली से उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो चर्च से रिलेटेड था। उसके फादर पोप थे, फादर थे, पादरी थे। तो उसकी आसक्ति धर्म के प्रति प्रारंभ से ही थी, यानी कि उसकी आसक्ति का मतलब होता है फेथ, और उसका जो मतलब बिलीव्स था वो पहले से ही, क्योंकि बचपन से उसने बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो माउंट्सबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने एजुकेशन अचीव की, कंप्लीट की। तो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद में विलियम कैवेंडिश, जो बाद में डिवेशनर के अर्ल एक पोस्ट होती है वहाँ पे, उसके उत्तराधिकारी का वो वहाँ पे शिक्षक बना, यानी कि कम्प्लीटली एजुकेशन लेने के बाद में उसने वहाँ पे एक उत्तराधिकारी को एज ए गुरु, एज ए टीचर की इस तरह उसको मतलब उसकी एजुकेशन कराई, उसको पढ़ाया। तो इस परिवार के साथ उसका संबंध जीवन पर्यंत बना रहा है, यानी कि जब से उसने वहाँ पे एंट्री ली पढ़ाने की, उनके उत्तराधिकारी को जिनका नाम डेनिशायर के अर्ल हुआ करते थे, तब से लेके वो लाइफ टाइम तक उनके साथ जुड़ा रहा, बहुत लंबे समय तक, जीवन पर्यंत तक ही जुड़ा रहा, पूरे लाइफ टाइम तक। इसने उसके बौद्धिक विवरण पर गहरा प्रभाव डाला, यानी कि जब आप किसी एक राजा, किसी ऐसे एक सिस्टम के पास में अपना जीवन व्यतीत करते हो, अपनी लाइफ स्पेंड करते हो, तो आपको बहुत कुछ ऑब्जर्व होता है, बहुत कुछ आप एनालाइज कर सकते हो वहाँ पे कि उसका सिस्टम कैसा है, कैसे वो स्टेट पॉलिसी क्रिएट करते हैं, कैसे वो मैनेजमेंट संभालते हैं पूरे स्टेट का। तो ऐसे में पूरी तरीके से हमें ये नॉलेज हो जाती है, और उसी तरीके से जो थॉमस हॉब्स था उसे भी प्रॉपर रूप से नॉलेज थी कि कैसे स्टेट्स होता है, मतलब उसने वहाँ पे एनालाइज किया था उसी को देखते हुए। भले ही वो एज ए टीचर था वहाँ पे, उनके उत्तराधिकारी जो उनके वहाँ पे चाइल्ड थे उस राजा के, उसको पढ़ाता था, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता था कि कैसे स्टेट होते हैं। वो जो अंदर वो डर बना हुआ था, जो बचपन से ही पैदा होते ही उसका डर मतलब उसके साथ अटैच हो चुका था, उस डर से रिलेटेड वो हर एक चीज़ देखता था कि जब मेरा जन्म हुआ था तो कैसे मतलब एक स्टेट में कैसे पॉलिसी बनाई जाती है, क्या उनका मतलब बेस होता है, ये सब। तो 1610 में उसने अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ यूरोप की यात्रा की, और इस प्रकार वो मतलब जो एजुकेशन टूर होता है वो उसने उसके साथ में वहाँ पे लिया। 1629 से 1631 तक उन्होंने ये करते चले गए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक एजुकेशन टूर, एक लर्निंग
जो ट्रैवल आप उसको बोल सकते हैं, एक सीखने के लिए यात्रा करना, यानी कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो हमने म्यूज़ियम देखा, वहाँ से कुछ सीख करके आए हैं। तो इसके बाद अगर इसकी डेथ की बात करें तो 4 दिसंबर 1679 यानी कि 1679 को डर्बीशायर यानी कि यूके में इसकी डेथ हो गई थी। यूके में जन्म हुआ था और यूके में इसकी डेथ हो गई थी कि बाहर नहीं थी, कहीं मतलब बाहर गया नहीं था, बुढ़ापे में उसने अपना ही वहाँ पे समय व्यतीत किया था। तो 17वीं सेंचुरी का फिलोसफर माना जाता है। सामने इसकी मेन इंटरेस्टेड अगर हम बात करें यहाँ पे तो पॉलिटिकल फिलोसफी में इंटरेस्ट था, हिस्ट्री में, एथिक्स में, ज्योमेट्री में। और जो प्रभाव हम देखने को मिलते हैं इनका कि निकोलो मैकियावेली का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव था, अरिस्टोटल का इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है, प्लेटो, और भी बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जिनका इसकी लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूर होता है क्योंकि कोई भी फिलोसफर, जैसे हर एक लेक्चर में मैंने स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो या फिर कोई भी ऐसा थिंकर हो जो आप वेस्टर्न से रिलेटेड पढ़ रहे हो, उसमें हर एक फिलोसफर की एक हैबिट ही होती है कि उसका पैशन होता है कि वो पर्टिकुलर किसी खास सब्जेक्ट्स पर एनालाइज नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, वो उसका फिलोसफर नहीं होता, बल्कि वो हर एक सब्जेक्ट्स को एनालाइज करके ऑब्जर्व करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है। जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी हो गया, इसने हिस्ट्री में भी अध्ययन किया है, एथिक्स में भी, ज्योमेट्री में भी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर वो अपनी पकड़ बनाता है, जिनके वो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करता है। इसके बाद एजुकेशंस की बात करें तो हार्टफोर्ड कॉलेज में उसने 1603 से 8 तक वहाँ पे एजुकेशन की, एसटी जॉन्स कॉलेज में 1608 में एजुकेशन की, मैम्सबरी सेकेंडरी स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उसने पूरी तरीके से अपनी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की। अब आगे यहाँ पे बात करते हैं इसकी बुक्स की, जो बहुत ही फेमस बुक्स है। जैसे इसमें एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये फेमस बुक्स हैं। होम के ऊपर लेवियाथन बहुत इसकी फेमस बुक्स मानी जाती है, और भी बहुत सारे हैं। ह्यूमन नेचर से रिलेटेड उसने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की हैं। तो कहते हैं कि 300 से 400 के लगभग इन्होंने बुक पब्लिश की हैं अपने, लेकिन जो खास होती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है कि हाँ बस यही हमें देखनी है, बाकी तो 400 तक कहाँ याद करने का इतना होता है कि आप 400 बुक्स उसको मतलब देखोगे कौन कौन से बुक्स ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बस इसकी यही बुक्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवियाथन है। लेवियाथन में पूरी तरीके से वहाँ पे जो अरमेडा का युद्ध हुआ था उसमें उसका जो डर बना, उसका भय, क्या उसने एनालाइज किया, क्या उसने एक्सपीरियंस किया बचपन से लेकर के, उसने पूरा यहाँ पे टोटल विवरण इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उसने क्या बताया, यानी कि अगर ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर कैसा होता है। ह्यूमन बिहेव उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब बताते हैं कि जो इंसान होते हैं वो स्वार्थी भयग्रस्त प्राणी के रूप में वो उसका मतलब एक्सप्लेन करता है कि लोग डरे हुए होते हैं, लोग स्वार्थी होते हैं, जो सदैव अपने हित के साधन को जुटाने में लगे रहते हैं, एम्बिशियस होते हैं। देखिए, जब हम हॉब्स की बात करते हैं तो हॉब्स ने अपना जीवन कहाँ से स्टार्ट किया, एक युद्ध से स्टार्ट किया जिसमें वो भय को फेस करता है, एक फियर को फेस करता है, वो डरा हुआ सहमा हुआ एक बच्चा। तो वो जब ह्यूमन बिहेव के बारे में बात करता है तो वो तो यही करता है कि लोगों के साथ उसका डर हमेशा बना रहता है, और ये एक्यूरेट भी है। आज के टाइम में भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान किसी न किसी चीज़ से डरा हुआ ज़रूर है, कोई इतना भी नहीं है कि हाँ उसे किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता है। तो उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे कही कि जो ह्यूमन होते हैं, क्योंकि उस दौरान जब युद्ध के दौरान जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, बस एक तरीके से स्वार्थपन होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो चीज़ उसने देखी, तो यहाँ पे बताया कि ह्यूमन बिहेव, मानव व्यवहार कैसा है कि लोग स्वार्थी हैं और लोग एम्बिशियस हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो युद्ध जैसी स्थिति को मतलब क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पता है नेचुरल स्टेट। अब नेचुरल स्टेट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेचुरल स्टेट के बारे में क्या बताया उसने कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 उन्होंने प्रमुख कारण बताए हैं कि नेचुरल स्टेट में क्या था। स्टार्टिंग में उसके 3 संघर्ष के कारण थे। कौन से? एक तो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, भय, फियर को उसने ऐड किया हुआ है, ग्लोरी। तो इन तीनों से ही हम कम्पीट करते हैं। कंपटीशन है, हर चीज़ में कंपटीशन है। अपनी रक्षा के लिए लोग, आगे निकलने के लिए लोग एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। दूसरा भय, अपने भय से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि वो कभी ना डरे। अब एक तरीके से वो स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने ही आप के साथ संघर्ष का जीवन वो व्यतीत करते रहते हैं। उसके बाद यश, यानी कि ग्लोरी, प्रतिस्पर्धा, ये सब अचीव करने के लिए, सब प्राप्त करने के लिए वो लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्राकृतिक अवस्था ने नेचुरल कंडीशन एज ए ह्यूमन बिहेव को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। फिर इसमें नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल राइट्स एंड नेचुरल लॉ के बारे में। तो उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा का यहाँ पे आवश्यक समस्त कार्यों की स्वतंत्रता है।
यानी कि उनके नेचुरल राइट्स और नेचुरल लॉ ये होते हैं कि हमें राइट्स हैं हमें जीने का, हमें हर एक काम करने का जो हम चाहते हैं, हमारे एम्बिशंस हमें उन्हें पूरे करने का। और साथ साथ में नेचुरल लॉ ये होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए समान कानून समान व्यवस्था वहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि वो मानते हैं कि मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है। लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जा सकता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के घातक हों। यानी कि वहाँ पे स्टेट आपको उस काम को करने से रोक सकता है जिस काम के बाद में आपकी मृत्यु हो सकती है या कोई भी मतलब ऐसा डेथ का रीज़न बन सकता है। तो स्टेट आपको कभी भी इस चीज़ के लिए मतलब इजाज़त नहीं दे सकता ऐसे काम करने के लिए। और आज भी है, आपको जीने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, 21 के तहत आपको ह्यूमन राइट्स आपको मिले हुए हैं, हर चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से मर नहीं सकते। आपने देखा होगा जब भी कोई सुसाइड करता है तो वो पुलिस केस बनता है। तो हमारे संविधान में भी और एक ह्यूमन नेचर और एक नेचुरल जो सिचुएशन है जो वहाँ है नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग भी प्राकृतिक कानून है कि आपको मरने का अधिकार भगवान ने भी नहीं दिया है, आपको किसी ने, आपको प्रकृति ने मरने का अधिकार नहीं दिया है। आपको एक जन्म दिया है तो उसे बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से अपनी नीड को पूरी करते हुए, अपने एम्बिशंस को पूरे करते हुए वहाँ पे स्पेंड करें। तो थोड़ा सा इन तीन टॉपिक को लेकर यहाँ पे उसने डिस्कस किया है। फिर आगे हैं कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट, स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसने थोड़ा सा वहाँ पे एक सिद्धांत को लेकर के मतलब डिस्कस किया है। ओरिजिन कौन कौन से वो टाइप्स करता है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टेट्स के, नेचर ऑफ सोवर्जिनिटी। उसने कहा किसी भी स्टेट के लिए एक सोवर्जिनिटी संप्रभुता बहुत ज़रूरी होती है, उसको आंतरिक और बाहरी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने तरीके से वहाँ पे अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे सोवर्जिनिटी का नेचर उसने बताया किसी भी स्टेट के लिए। स्टेट को लेकर के थोड़ी सी थ्योरी थी इसकी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिर आगे है कि गुड गवर्नेंस बाय थॉमस होब्स। तो होब्स के अनुसार शासन के उन्होंने 3 भेद बताए हैं, 3 टाइप्स बताए हैं। एक तो मोनार्ची यानी कि राजतंत्र, कुलीनतंत्र या डेमोक्रेसी जिसमें एक से अधिक होता है, और प्रजातंत्र कम्प्लीटली डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं। यानी कि कुलीन तंत्र में ऐसा होता है कि 6-7 लोग या 10-12 कुछ ऐसी संख्या में लोगों के बीच लोगों के हाथ में पूरी पावर होती है। लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है, हर एक इंसान जिसके पास पावर है वही सिस्टम में आता है। तो इस तरीके से, लेकिन अकॉर्डिंग टू होब्स यहाँ पे होब्स ने 3 टाइप्स तो बताए हैं कि कैसे शासन होता है, कैसे गुड गवर्नेंस। यहाँ पे अपने ही शब्दों में उन्होंने इनमें से जो चूज़ किया है, मोनार्ची सिस्टम इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे मोनार्ची यानी कि राजतंत्र को उसने सबसे अच्छा बताया है, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन होता है। तो एक व्यक्ति के हाथ में शासन होने की वजह से वो अच्छे सही तरीके से डिसीजन लेता है, सही तरीके से वो मैनेजमेंट वहाँ पर संभाल सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पे पूरी कम्प्लीटली हॉब्स को लेकर, हॉब्स से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया है। क्या हॉब्स था, कैसे उसकी मतलब जीवन जो उसका लाइफ थी वो कैसी थी, उसके बीच में उसने बुक्स कौन कौन सी लिखी, उसके ओपिनियन कैसे थे ह्यूमन नेचर को लेकर के। सो थैंक यू।